नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट सीडीपी 2026 जो कि हमारा फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसके विषय में पढ़ रहे थे और सीडीपी के तथ्यों को या सीडीपी के टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ रहे थे या उसको समझ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमने ये समझा कि एनसीएफ क्या है तथा एनसीएफ से जितने सारे पॉइंट्स है उस पर हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था कि हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, 2-3 पॉइंट्स और रह गए जिसको बताने के बाद हम प्रैक्टिस पे चलेंगे और वहां पे सारी चीजों को कवर कर लेंगे। अगर एक दो छोटी मोटी बची रहेंगी तो, हालांकि लगभग सब मैंने आपको कवर करा दिया है। देखिए, अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है वो है शिक्षा का अधिकार। देखिए, टॉपिक है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। देखिए, पहले क्या था, जब सीटेट या सीबीएसई पैटर्न पर जब एग्जाम होते थे तब यहाँ से क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से आपसे थोड़ा डिटेल में पूछने लगा है, या आप कह सकते हैं थोड़ा अंदर डीपली जाके पूछ रहा है। तो शिक्षा का अधिकार जो है, या इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, इस टॉपिक को समझना जरूरी है क्योंकि यहां से भी आजकल क्वेश्चन बनने लगा है। या इसका एक सम्मिलित नाम है, दोनों को हम मिला के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरटीई 2009, आरटीई 2009। आज इसके विषय हम पढ़ेंगे और इससे बनने वाले तथ्यों को समझेंगे। चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को हम जान लेते हैं। हालांकि ये सीटेड एग्जाम में नहीं आता लेकिन टीचिंग एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, 2-4 लाइन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात करें शिक्षा का अधिकार, जिसे देखिए नाम ही लगा है अधिकार। शिक्षा का, किसका अधिकार? शिक्षा का। तो प्रत्येक बच्चे का या बच्चों को, प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त करे या शिक्षा का अधिकारी हो, इसके लिए हमारे संविधान में 86वां संशोधन किया गया। कितना? 86, 86वां संशोधन किया गया। ठीक है, 86वां संशोधन किया गया। कहाँ किया गया? संविधान में। संविधान में 86वां संशोधन किया गया, जिसके तहत ये बताया गया, ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क मतलब उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और साथ ही साथ उन्हें अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य मतलब शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, ये उनका हक है, इसको कोई छीन नहीं सकता, इवन माता पिता भी नहीं छीन सकते, ऐसा इसमें कहा गया। और इस प्रावधान को अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अभी अनुच्छेद 21A क्या है, ये अलग टॉपिक हो जाता है। बस आप इतना समझिए कि अनुच्छेद 21A में इस चीज को या इस बात को रखा गया है। ठीक है, इस बात को रखा गया है। क्या रखा गया है कि 86वां संशोधन संविधान जब हुआ, उसमें यह कहा गया कि प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक का बच्चा है, उसे निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और इस पे उनका पूर्ण अधिकार होगा। ये मौलिक अधिकार में रखा गया है। मौलिक मतलब उसका मूल अधिकार है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 21A जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मतलब ये अधिकार बच्चे से कोई नहीं छीन सकता, अगर छीनता हुआ पाया गया तो वो भी अपराधी माना जाएगा। ठीक है, इसी संदर्भ में लोकसभा में बिल पारित होता है। कब पारित होता है? 4 अगस्त को। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन का बिल बनाया गया और उसे पारित कर दिया गया। पारित करने के पश्चात इसे 1 अप्रैल, देखिए ध्यान समझिएगा, 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। अब यहां से 2 सवाल बनता है। अब देखिए, आरटी की शुरुआत यहां से हो चुकी है। आरटी सवाल पूछता है कि ये बनाया कब गया या पारित कब हुआ, तो 2009 में पारित हुआ था। लागू की बात कहेगा तो 2010 में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया, तब से ये क्रियान्वयन है, या ये तब से चल रहा है कि प्रत्येक बच्चे का जो शिक्षा का अधिकार होगा वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसको मिलनी ही चाहिए। क्योंकि पहले अगर आप याद करें, जब हम आप छोटे थे तो कक्षा 1 से 5 तक थोड़ा बहुत फीस लगता था, अब खत्म हो गया, सब कुछ नहीं लगता। ठीक है, सब एकदम निःशुल्क कर दिया गया है, प्लस ड्रेस वगैरह एमडीएम वगैरह भी मिलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आरटी के थोड़े से संक्षिप्त बात। यहां से आरटी हमारा स्टार्ट हो चुका है। यही पॉइंट है जो अन्य टीचिंग एग्जाम में आता है, खासकर सीटेट में नहीं आता, बट यहां से अब से हर एक टॉपिक सीटेट में आता है। ठीक है,
तो आरटीई कब बना? 2009 में। लागू कब हुआ? 2010 में। ठीक है। अब आरटीई के अनुसार ये पूरी पूरी एक तरह से कह सकते हैं आप किताब है। ठीक है। जैसे भाई अगर कोई नियम कानून बना है, जैसे हमारा संविधान है तो किताब है, ऐसे ही आरटीई जो बना है तो बहुत सारे पेजों की एक किताब है, एक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है। अब उस दस्तावेज में कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, जैसे हमारे संविधान में क्या बनाए गए हैं? अनुच्छेद। वैसे ही आरटीई की जो पुस्तक है उसमें धाराएं बनाई गई हैं और उन धाराओं के अनुसार बच्चों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारी धाराएं हैं, तो सब धाराएं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ धाराएं हैं जिसको हमें जानना है और जिनसे अब तक एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको हमें समझना है। जैसे कि देखिए, हम यहां एक तरफ लिख देते हैं धारा। अब आप समझ जाइएगा कौन सी धारा। दूसरी तरफ हम यहां लिख देते हैं नियम। ठीक है। नियम कह लीजिए या शर्तें कह लीजिए या बातें कह लीजिए। ठीक है। चलिए हम कह देते हैं शर्तें। ठीक है, शर्तें कह देते हैं या समझ लीजिए कि सुझाव कह लीजिए या बातें, जो आप समझ लीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इधर लिखेंगे धारा, उधर लिखेंगे। सबका सब ध्यान दिए। अब धारा नहीं, पुलिस की धारा नहीं पढ़ रहे हैं, आईपीएस धारा नहीं है, ये आरटीई की धारा है कि क्या होना चाहिए, किसके संदर्भ में? बच्चों के संदर्भ में। देखिए धारा 12 कहती है, क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल या निजी संस्थान में 25% सीटें जो होंगी वो गरीब बच्चों की होंगी। 25% सीटें गरीब बच्चों की होंगी। अर्थात कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, चाहे जो हो, जो आपके नाम में आता हो, कितनी भी बड़ी प्राइवेट स्कूल हो, हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। अर्थात वो गरीब बच्चों को दी जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऐसा आरटीई ने कहा है। अगर आप बात नहीं मानते हैं तो आपकी स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी और सरकार उसको अपने कंट्रोल में रख सकती है। ऐसा कहा गया है आरटीई में। ठीक है। सभी धाराएं आपको याद हो जाएंगी, बस एक बार आप समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं कैसे याद करना है। देखिए इसके पश्चात धारा 13 में यह कहा गया है, क्या कहा गया है? धारा 13 में यह कहा गया है कि देखो भाई, जो भी बच्चे आएंगे, बच्चे का जब आप एडमिशन करेंगे, जो भी बच्चे आएंगे, बच्चे का जब आप एडमिशन करेंगे तो एडमिशन टाइम कोई भी फीस आपको नहीं लेनी है बच्चों से, और ना ही बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट लेना है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ये होता है, जैसे बच्चा आया, अब आपने कहा चलो ठीक है हम फीस नहीं लेंगे, अब आपको खुन्नस से अपने बच्चे से कहा चलो 5 का पहाड़ा सुनाओ, बच्चा नहीं सुना पाया, ABCD सुनाओ, नहीं सुना पाया, क ख बताओ, नहीं बता पाया, तो आप इस आधार पर उसको भगा नहीं सकते कि इसको कुछ नहीं आता। उसको कुछ आए अथवा ना आए, आपको एडमिशन लेना ही है। अर्थात बच्चे को प्रवेश लेने से आप फीस के आधार पे या उसके टेस्ट के आधार पे आप रोक नहीं सकते, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसका हक है। ठीक है। ये आरटीई की धारा 13 में कहा गया है। धारा 14 की बात करें, देखिए ध्यान समझिएगा। अब बात आ गई धारा 14 की बात करें तो बच्चे से बर्थ सर्टिफिकेट, अब बर्थ सर्टिफिकेट या आयु प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर उसने दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने देखा बच्चा टेस्ट में भी अच्छा है और बच्चे फीस तो लेना है नहीं आपको, टेस्ट भी अच्छा है, अब आप कह रहे हैं कि चलो अच्छा ठीक है हम बच्चे का एडमिशन कर देंगे, लाइए इसका जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट। अब पेरेंट्स को, या पेरेंट्स मान लीजिए उतने इसके क्या कह सकते हैं जागरूक नहीं है, अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का नहीं है और वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस आधार पे बच्चे का एडमिशन नहीं रोक सकते, या आपको कोई हक नहीं है कि उसका एडमिशन आप रोक दें। आप तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा ठीक है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट कोई बात नहीं, जहां ये बच्चा पैदा हुआ है आंगनवाड़ी में वहां से लिखवा के लाइए, वहां भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक एफिडेविट दीजिए, उस पर लिखिए कि मेरा बच्चा इतने साल का है और इस तिथि को पैदा हुआ था, फिर आप उसके आधार पे आप एडमिशन कर सकते हैं। ऐसा आरटीई में स्पष्ट कहा गया है। कहने का मतलब यह है आयु प्रमाण पत्र के आधार पे आप बच्चे का एडमिशन नहीं रोक सकते। ठीक है, ये आपको हक नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टर्म ये है, धारा 15 क्या कहता है? देखिए धारा 15 ये कहता है कि बच्चा कभी भी आए, जैसे अब देखिए इसको समझिएगा, शैक्षिक सत्र के चाहे बच्चा बीच में आ जाए
चाहे आरंभ में आए और चाहे अंत में आए, आपको एडमिशन देना ही देना है। जैसे अब बात ये आती है कि जैसे हमने नाम वाम लिख लिया, पढ़ाने लगे, अब सितंबर तक नाम लिखाया गया, बच्चा आया दिसंबर में, तो दिसंबर में बच्चा आया तो आप उसको इस आधार पर उसका नाम ये कह के नहीं भगा सकते कि चलो तुम बीच में आए हो अगले साल, नहीं, आपको एडमिशन लिखना है। आप वो कैसे मैनेज करना है वो आप जानिए, लेकिन बच्चे का एडमिशन आपको करना ही करना, उसको भगाना नहीं है। ये शिक्षा का अधिकार उसका कहता है कि बच्चा जब भी शैक्षिक सत्र के बीच में आ जाए, यानी कि जो आपका 1 वर्ष का टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए बच्चे 3 में पढ़ रहे हैं, अब 3 में आधी पढ़ाई हो गई 6 महीने की, बीच में बच्चा आया कि हमारा नाम लिख लीजिए, तो आप भगाएंगे नहीं, उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। ये आरटीई कहता है 15 में। ठीक है, आगे बढ़िए। अब धारा आती है 16 और धारा 17, इसके विषय में आपको समझा देते हैं। देखिए, धारा 16 ये कहता है कि बच्चा, मान लीजिए अगर किसी कारणवश बच्चे को पढ़ने में समस्या हो रही है, जो भी है, तो बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। बच्चे को आपको फेल नहीं करना है, किसी भी बच्चे को आपको फेल नहीं करना है, कोई भी परीक्षा हो, और ना ही उसको उस कक्षा में रोकना है, रोकना नहीं है। ठीक है, तो धारा 16 ये कहता है किसी भी बच्चे को उसी कक्षा में ना तो रोकना है और ना ही बच्चे को क्या करना है, फेल करना है। अच्छा, किस बच्चे को, किसकी हम बात कर रहे हैं? हर वो बच्चे जो 1 से 8 तक के हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 6 से लेके 14 वर्ष, तो 6 से 14 वर्ष में यही बच्चे आते हैं, 1 से लेके 8 वाले। कैसे? जब 6 वर्ष का रहेगा तो कक्षा 1 में जाएगा, फिर ऐसे जोड़ लीजिए 8 से 14। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे कह लीजिए, या कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों को आपको फेल नहीं करना है, ना ही उनको कक्षा में रोकना है। धारा 17 कहता है उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक दंड कह लीजिए या उन्हें प्रताड़ना नहीं देनी है, अर्थात उन्हें मारना पीटना नहीं है। अगर आप मारते पीटते हैं तो आप भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए, धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17 हमने पढ़ लिया। चलो हम क्रम तो याद कर लेंगे कि 12 से 17 हम ये कैसे समझेंगे कि कौन किस में है। ध्यान समझिएगा, एकदम आप लॉजिक से सीख जाएंगे। देखिए, ध्यान समझिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया। देखिए, एक एक धारा को हम क्लियर कट तरीके से समझते हैं। आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार का धारा 12 से लेकर 17 तक के कार्यों को हम लाइन से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे समझिएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17। सबसे पहले आप बताइए, पहले में यह कहा गया कि आप विद्यालय जाएंगे ना, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे, सरकारी तो भाई, प्राइवेट विद्यालय में अगर आप जाएंगे तो प्राइवेट विद्यालय को ये कहा गया है कि गरीब बच्चों का 25% अधिकार है, आप उसको ले नहीं सकते। तो 25% आरक्षण कही गई है बच्चों के लिए, या 25% सीटें गरीब बच्चों की होंगी, ये कहा गया धारा 12 में। ठीक है, अब बच्चा आ गया एडमिशन के लिए, 12 हो गया। धारा 13 क्या, अब क्या करेंगे? जब बच्चा स्कूल में आपके आ गया तो आप एडमिशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपने कहा चलो ठीक है, आरक्षण के बूते आ गए हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं करेंगे, तुमसे फीस लेंगे। अब फीस अगर दे लेगा तो तुमको टेस्ट मांगेंगे। तो जब आप बच्चा कहेगा फीस तो मना है, फीस नहीं लेना है, तो आप कहेंगे चलो टेस्ट दो, तो ये भी मना है। धारा 13 कहता है बच्चा आपके विद्यालय में आ गया, जब धारा 12 के अनुसार सीट के आधार पर वो आ गया, अब आपको लेना ही पड़ेगा, ना तो आप उससे फीस लेंगे ना तो टेस्ट लेंगे, ये कहता है 13। 14 में अब आपने एडमिशन तो ले लिया, अब आप कहेंगे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, ये भी आपको नहीं मानना है, ये भी उसका अधिकार है। तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया 13। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब बच्चे को, अगर बच्चा कोई बीच में आया, कोई किनारे पे आया या सत्र के अंत में आया, तो भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, धारा 15। फिर 16 ये कहता है कि बच्चा पढ़ा लिखा साल भर, फेल उसको नहीं करना है, आप उसका उपाय ढूंढिए, आप उसको 2 महीने एक्स्ट्रा दीजिए, उसको फेल शब्द मत लिखिए। सीबीएसई तो फेल शब्द यूज ही करना बंद कर दिया, आपको फेल नहीं करना है ना ही रोकना है। तो धारा 16 ये कहता है कि बच्चे को किसी कक्षा में रोकना नहीं है। फिर आता है धारा 17, जिसमें ये कहा गया कि बच्चे को मारना पीटना भी नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो सभी की सभी धाराएं अगर हम ध्यान से सोचें तो हम क्रम से याद कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देखिएगा, अब इधर समझिएगा। अब इधर हम सभी धाराओं को आपको याद कराते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप कहां जाएंगे? विद्यालय में। तो धारा 12 कहता है कि विद्यालय में 25% सीटें मिल जाएंगी। आप सीट पा गए, सीट पाने के बाद टीचर आपसे फीस और वो नहीं मांग सकता, टेस्ट नहीं ले सकता कि हम इस आधार पर एडमिशन नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा।
फिर धारा 14 ये कहता है कि अगर आप शुरू में नहीं पहुंच पाए, आपने क्या किया कि आपसे आयु प्रमाण पत्र मांगा गया कि बच्चा आपका 5 साल हुआ है या नहीं हुआ है, इसको बताइए, तो धारा 14 कहता है ये भी नहीं करना है। धारा 15 ये कहता है अगर आप सत्र के शुरू में नहीं पहुंच पाते हैं, आप बीच में, अंत में, चाहे जब पहुंचिए, एडमिशन हो जाएगा। फिर धारा 16 ये कहता है कि अगर बच्चा किसी कारणवश आपका कमजोर है पढ़ाई में, तो भी उसको फेल नहीं करना है, उसको पास करना ही है। धारा 17 ये कहता है कि अगर बच्चा फेल हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, टीचर उसको मारेगा नहीं, ना डांटेगा, ना कुछ करेगा। अगर ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो ये हो गई हमारी कुछ धाराएं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ बातें टीचर्स के लिए भी कही गई हैं, जैसे कि क्योंकि भाई राइट टू एजुकेशन में केवल स्टूडेंट थोड़ी है, टीचर भी है। देखिए अब इसमें बात आती है धारा 24 की और धारा 27। ये दो धाराएं आपको याद रखनी है, ये टीचर के संदर्भ में है। कैसे हैं देखिए, धारा 24 में ये कहा गया है कि प्रत्येक टीचर का या प्रत्येक अध्यापक के कुछ कर्तव्य होंगे और इन कर्तव्यों को उसको पालन करना पड़ेगा। अब कौन से कर्तव्य हैं समझिएगा। पहला यह है कि प्रत्येक टीचर पंक्चुअल हो। पंक्चुअल मतलब समय पे आए और वो समय पे अपना कार्य पूर्ण करे और समय पे वो जाए, ठीक है। समय के बाद ना आए या समय से पहले वो भाग ना जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि बच्चे का पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करा दे। एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय पे बच्चे के पाठ्यक्रम को टीचर कंप्लीट करा दे, ऐसा इसमें कहा गया। ये बच्चों का हक है, आपका नहीं, आपको करना ही करना पड़ेगा, ये बच्चों का हक है। दूसरा यह बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाई जाए। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है, अब उसको 5 का आप लाभ हानि बताएंगे तो क्या समझेगा, वो पागल हो जाएगा। तो इसीलिए उसके मेंटल लेवल के अनुसार ही चीजें पढ़ाई जाए या समझाई जाए। दूसरी बात यह है कि टीचर का ये कर्तव्य है कि बराबर पीटीएम कराता रहे। पीटीएम मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग कराता रहे, जिससे कि वो हर बच्चे के बारे में उनके पेरेंट्स को बताता रहे कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में वीक है, इधर मजबूत है, थोड़ा ध्यान दीजिए, तमाम प्रकार की चीजें, ठीक है। तो ये 4 कर्तव्य बताए गए हैं किसमें, आरटीई में, टीचर्स के, ठीक है। अब आती है धारा 27। धारा 27 में ये कहा गया है कि टीचर्स को शिक्षण के अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ और बातें कही गई, जैसे जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन। ये 3 कार्यों को छोड़ करके, अब ये 3 कार्यों को छोड़ करके क्या है समझाते हैं। देखिए कहा गया है कि टीचर की ड्यूटी किसी कार्य में नहीं लगाई जाएगी, केवल वो पढ़ाई कराएगा। लेकिन जब जनगणना का समय आएगा तो उसमें उसको सहयोग करना पड़ेगा, जब चुनाव का समय आएगा तो भी सहयोग करना पड़ेगा, जब आपदा प्रबंधन का समय आएगा तो भी उसको करना पड़ेगा। ये 3 चीजें छोड़ करके अन्य किसी में टीचर की या शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। वो बात की बात है कि आपके अधिकारी आपसे कुछ भी करा लें, लेकिन आरटीई में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा नहीं करा जा सकता, इससे बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें कही गई हैं जो कि हमने किसमें देखा, आरटीई की धाराओं में, ठीक है। अब आरटीई की धाराओं को पढ़ने के पश्चात अब हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इन धाराओं को डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। इस धारा के अनुसार या पूछ लेगा कि आप किसी बच्चे के नामांकन के समय उससे कोई शुल्क नहीं लेंगे, ये किस में कहा गया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, धारा 13 में कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। देखिए आरटीई ने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर, अब ये प्राथमिक स्तर क्या है, कक्षा 1 से लेके 5 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर पर यह कहा गया है आरटीई द्वारा कि देखो भैया, अगर 30 छात्र हैं तो 30 छात्र पर एक शिक्षक की व्यवस्था की जाए या एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसा कहाँ कहा गया है, ऐसा कहा गया है प्राथमिक स्तर पर। अच्छा आप अगर इस हिसाब से देखें, अगर 30 पे 1 है तो अगर कक्षा 5 तक होता है तो 5 शिक्षक होंगे तो छात्र कितने हो जाएंगे, 150, ठीक है, 150। देखिए आप क्लियर कर तरीके से कहा गया है, प्राथमिक स्तर पे कहा गया है कि 30 छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए। अगर हम देखें 5 कक्षा है तो 150,
यानी कि 150 बच्चों पे 5 शिक्षक आते हैं, जो कि नियमावली है। लेकिन अगर आपकी कक्षा में 150 प्लस बच्चे हो गए, यानी कि 150 से ज्यादा, तब 5 शिक्षक रहेंगे प्लस 1 हेडमास्टर आपके स्कूल में नियुक्त किया जाएगा। ये नियमावली किसकी है? ये आरटीई की नियमावली है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछता है कि कितनी संख्या पर या कितने बच्चे होने पर एक हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक की व्यवस्था की गई है, तो 5 150 बच्चे रहेंगे या उससे ज्यादा रहेंगे, तब 150 से ज्यादा रहेंगे, तब 5 शिक्षक प्लस 1 हेडमास्टर की नियुक्ति की बात कही गई है प्राथमिक स्तर पर। अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर में 35 छात्रों पर, 35 छात्र मतलब ये मत समझिए लड़के लड़के दोनों, ठीक है, 35 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्ति की बात कही गई है। कितने? एक शिक्षक नियुक्ति की बात। अगर आप ध्यान दें, उच्च प्राथमिक स्तर होता है 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, मतलब 6, 7, 8 3 कक्षाएं हुई। अगर 35 के हिसाब से देखा जाए तो देखिए 3 5 15, 3 3 9 1 10, ठीक है, 3 3 9 1 10, यानी कि लगभग कितने? 105, ठीक है। लेकिन अब इसमें कहा गया, अब मान लीजिए प्राथमिक अपर प्राइमरी में या इसमें छात्र हो गए 200, ठीक है, 200। अगर 200 छात्र होते हैं तो तब यहां पर जो ये अनुपात चलेगा वो 40 और 1 का हो जाएगा, 40 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा क्रिटिकल है। क्या क्रिटिकल है? ध्यान समझिए। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 105 छात्र हैं, 110 हैं, 115 हैं, 125 हैं, 130 हैं, तब छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात चलेगा 35 और 1 पर। लेकिन अगर छात्र 200 हो गए या 200 प्लस हो गए, तब यही अनुपात 40 और 1 पे चलने लगेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 40 और 1 पे चलने लगेगा। क्लियर हो गई बात? इस चीज को समझिएगा, ठीक है, ये हमको जानना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको जरा हम ध्यान समझते हैं। और ये अनुपात 40 से 1 वाला 1 से 8 तक भी चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उच्च प्राथमिक मतलब ये भी समझ लीजिए 1 से 8 तक, ठीक है, दोनों है, कंपोजिट जो स्कूल होता है। तो कहने का मतलब ये, देखिए, सामान्य स्थिति में प्राथमिक में अनुपात रहेगा 30-1, अपर में 35-1। लेकिन अगर प्राथमिक विद्यालय में 150 प्लस हो गए तो अनुपात तो वही रहेगा, बट एक हेड मास्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। अपर की बात करें तो यही अनुपात जो 35-1 का था वो 40-1 का हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए कुछ चीजों को और समझ लेते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर में यह कहा गया है कि पूरे वर्ष पढ़ाई कितने होगी? 800 घंटे की, पूरे वर्ष, या ऐसे कहें तो 200 दिन, यानी कि 365 दिन में 200 दिन विद्यालय खुला रहना चाहिए और 800 घंटे का शिक्षण कार्य होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 6 घंटे पढ़ाई होती है तो 1200 हो गया, तब 800 कैसे हुआ? 1200 में से 400 घंटे उसमें कुछ खेल के जाएंगे, कुछ एमडीएम का, कुछ लंच टाइम रहेगा, तो और घंटों को काट पीट करके 800 घंटे पढ़ाना ही पढ़ाना है। वही अपर की बात करें तो इसमें 1000 घंटे पढ़ाने की बात कही गई है, या 220 दिन। कितना? 220 दिन, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बातें? तो ये कुछ पॉइंट से हमें समझना था। एक शिक्षक के लिए सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना है। एक सप्ताह में एक शिक्षक को 45 घंटे काम करना ही करना है। कैसे? अगर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो सप्ताह में 7 दिन, 6 दिन, ठीक है, 6 दिन हुआ। अब आप कहेंगे कि 6 और 7, अगर हम 7 दिन काम करते हैं या 6 दिन ही काम करते हैं और विद्यालय समय 6 घंटे है, तो 6 छक्के 36 हुआ। ये 45 कैसे हुआ? हम बताते हैं कैसे हुआ। विद्यालय समय 15 मिनट पहले है और आधे घंटे बाद है, यानी कि पर डे 45 मिनट और ऐड हो रहा है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, आपको शिक्षण योजना, पाठ्य योजना, तमाम प्रकार की चीजें बनाई गई हैं। उसके साथ साथ आपको संडे को ही बुलाया जाता है। तो क्रिटिकली रूप से यह कहा गया, सप्ताह मतलब 8 दिन का, 7 दिन का माना गया है। तो सप्ताह में अगर आप देखेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि 42 घंटा हो गया, प्लस जो आधा आधा घंटा आप रुकते हैं, तो 6 दिन का 3 और जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 45 घंटा हो गया। समझ आया? नहीं आया? अच्छा देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए, शिक्षक को कहा गया है कि सप्ताह में आपको 45 घंटे कार्य करने हैं। कैसे?
एक सप्ताह का 7 दिन और विद्यालय खुलता है 6 घंटे के लिए, तो 6 से 42 घंटा तो ऐसे हो गया। हर दिन विद्यालय में आधा घंटा रुकने के लिए भी कहा गया है, तो उसका 3 घंटा जोड़ दीजिए, हो गया पूरा, ये हो गया 45 घंटा। ये एक आइडियल बात कही गई है, बाकी कंडीशंस के अनुसार या कह लीजिए कि स्थिति के अनुसार आप ये समय आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हुई आरटीई के अनुसार। आगे बढ़ते, देखिए बहुत पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, छात्र अनुपात, ये अनुपात, वो अनुपात। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात ये कही गई है कि दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अभी आप कहेंगे अभी आपने 14 वर्ष कहा था। देखिए, जो सामान्य बच्चे उनको 14 वर्ष तक है, 6 से 14, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाने की बात आरटीई में कही गई है। इसके बाद हम बात करें, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षण देना है या मातृभाषा में ही उनका शिक्षण कार्य कराना है। प्लस इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखे रहिएगा कि जब भी एसएमसी की बैठक हो, एसएमसी मतलब होता है, देखिए एसएमसी, अब एसएमसी की बैठक जब भी हो, इसमें किसी बच्चे का अभिभावक ही अध्यक्ष बने। जैसे जो बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि प्रधानाध्यापक बन जाए, जो बच्चे होते हैं उन्हीं बच्चों में से किसी एक के माता पिता में से कोई एक अध्यक्ष बन सकता है। साथ ही साथ एसएमसी में सदस्यों की जितनी भी संख्या हो उसमें 50% महिलाओं का भी योगदान हो या 50% सीटें महिलाओं के लिए रखी जाएं, क्योंकि अपने बच्चे को महिलाएं कुछ बेटा तरीके से समझती हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात किसी में कही गई, ये आरटीई में बात कही, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब की सब बातें किसी में कही गई हैं, आरटीई में ये सारी की सारी बातें रखी गई हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और हैं, देखिए, प्राथमिक स्कूल, जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं वो बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो तथा उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर की दूरी पर हो, ऐसी व्यवस्था की जाए, या सरकार का ऐसा दायित्व है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक बच्चा स्कूल पहुंच जाए। उसके लिए हमें स्कूल कम से कम 1 किलोमीटर रखना चाहिए प्राथमिक स्तर पे, अपर की बात करें तो 3 किलोमीटर की दूरी पे आप रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज की आरटीई की ये है, क्योंकि भाई शिक्षा का अधिकार है तो शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, इसीलिए ये समावेशी शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देता है, या आरटीई कहता है कि समावेशी शिक्षा का विस्तार किया जाए, अर्थात इसमें चाहे निचले तबके के लोग आए, सामान्य लोग आए, उच्च लोग आए, दिव्यांग लोग आए, सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाने की योजना बनाई जाए या पढ़ाया जाए, ऐसी शिक्षा की हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों, आरटीई शिक्षा का अधिकार आपका समाप्त होता है। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो है हमारा राष्ट्रीय एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, उसको हम कवर करेंगे। इसके साथ ही हमारा सीडीपी का सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।